हाय एवरीवन। अब हम पूरी केमिस्ट्री का क्रीम लेयर जो कॉन्सेप्ट है एकदम केवल मतलब जो मुझे लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एकदम क्रीम लेयर जैसे मोल कॉन्सेप्ट के एक ही दो क्वेश्चन हम लेंगे, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा रिपीटेड बार पूछा गया है, केवल वही कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सारे चैप्टर के करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा ज़्यादा कुछ नहीं है, हम कोशिश करेंगे 2 घंटे में विद इन 2 आवर सब कुछ बाइंड अप कर दें। ठीक है, और इसके पहले हमने आपको विद इन 3 आवर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री तो करा ही दिया, लेकिन अब ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे जो लगता है स्पेशली कि ये एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए, तो वो ये लास्ट टाइम के लिए है, तो आप इसको फटाफट देख लो। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विद इन 10 आवर लेक्चर दे दिए, जिसमें हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट था। अगर वो आप अभी भी नहीं कर पाए तो आप इसको एटलीस्ट ज़रूर देख के जाना। ठीक है, अच्छा, वो विद इन 10 आवर में 100 क्वेश्चन था, पीसी, ओसी और आईसी का, और 3 3 आवर के लेक्चर थे, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल से। तो मोल में मुझे लगता है आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम क्या होता है, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम क्या होता है, और मास ऑफ वन मोल एटम क्या होता है। तो अगर मैं जैसे हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। तो अगर मैं बोलूँ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, तो केवल 1 लिख दो, वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अगर मैं बोलूँ मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको एएमयू लिख दो। जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का, उसको एएमयू में लिख दो, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये अपने पास मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम अगर मैं बोलूँ तो 1 एएमयू, जो एटॉमिक मास होता है उसको एएमयू करके लिख लो। जैसे नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक वेट देखोगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो अगर मैं बोलूँ रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, तो 40 इज़ द वन। अगर केवल 14 लिखते हो तो इट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक वेट, या मास बोल लो। फिजिक्स में मास और वेट अलग होता है। मैं बोलूँ मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन बताओ तो कितना हो जाएगा, 14 एएमयू। अगर मैं ये पूछूँ मास ऑफ वन एटम ग्राम में बताओ, तो 1/Na से मल्टीप्लाई कर ले। तो जैसे यहाँ पे 1 एएमयू था, तो एएमयू मतलब क्या होता है, 1/Na। 1/Na की वैल्यू इतना होता है, 1 था तो इसका 1 से ही मल्टीप्लाई करो। मान लो 14 एएमयू है, तो 14 1/Na, या 1/Na की वैल्यू इतना होती है, आप मल्टीप्लाई करके लिख लो। ठीक है, ऐसे 16 एएमयू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/Na से मल्टीप्लाई करते हो एएमयू में, तो अपने पास क्या हो जाता है, ग्राम में हो जाता है एक एटम का मास। लेकिन मास ऑफ वन मोल एटम मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 ग्राम। 1 ग्राम किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम। जो एटॉमिक वेट होता है उसी को ग्राम में लिख लो डायरेक्टली। ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, तो 16 ग्राम हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात आपको पता होनी चाहिए सबके लिए, किसी के लिए भी आप लिख सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला मुझे लगता है वो होता है नंबर ऑफ़ एटम। कभी भी आपको नंबर ऑफ़ एटम कैलकुलेट करने को बोले, तो आप मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, मान लो P4 लिखा गया, तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 4, तो वही एटॉमिसिटी है। NH3 लिखा है तो कितनी एटॉमिसिटी है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 4। ठीक है, ये होता है एटॉमिक सिटी। अच्छा, नंबर ऑफ़ एटम की जगह कभी कभी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, आयंस पूछ लेगा, लोन पेयर पूछ लेगा। मान लो पूछता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मान लो N3 नेगेटिव लिखा है, इसमें पूछता है बताओ मोल वगैरह दे रखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। 3 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो भी तो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ऐड कर लो। तो यहाँ पे एटॉमिसिटी की जगह हम इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर केवल इलेक्ट्रॉन पूछता है तो एटॉमिक नंबर लिख दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 3 नाइट्रोजन है तो 7 × 3, एक नेगेटिव चार्ज है तो +1। तो ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे दूसरा कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने बोला कि हम एकदम क्रीम लेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहचानोगे कैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होता है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होता है, और किसी एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो होता है स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ पे आपको गिवन है 0.5 मोल ऑफ BaCl2। हमेशा बैलेंस इक्वेशन लिखो, लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो बैलेंस लिखो। और बोला है 0.2 मोल ऑफ ये फॉस्फेट का कंपाउंड है, गिवन है। तो जब भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, अब दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे, N गिवन लिखो, मतलब मोल गिवन, फिर N रिएक्टेड कैसे लिखते हो, जो भी मोल गिवन है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। मोल गिवन है, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, ये आएगा और ये आएगा। अब जो वैल्यू कम होती है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, मतलब यही जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
और ये कितना बच जाएगा, तो ये है जो, और लिमिटिंग को माइनस कर दो और स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर दो ओवरऑल, तो ये बचेगा इतना। और प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये जो होता है पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा 0.1 स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बनेगा 0.1 स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा इतना मोल ऑफ ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना, बाकी तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया ही है हमारा क्लासिक वन शॉट के लेक्चर में। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम ये देखते हैं। अब स्टोइकियोमेट्री का देखो कब लगाना है, जब यहाँ पे एक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जैसे देखो इफ़ 10 ग्राम ऑफ H2 10 ग्राम ऑफ H2 इज रिएक्ट विथ N2 व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ NH3। तो देखो यहाँ पे किसी एक के बारे में गिवन है इंफॉर्मेशन, और ऐसे क्वेश्चन को स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व करते हैं, मतलब किसके बीच में बात हो रही है, H2 और NH3 के बीच में बात हो रही है, तो आप हमेशा ऐसे एरो बना लिया करो और बैलेंस्ड इक्वेशन जरूर लिखा करो। अब देखो हम डायरेक्टली यहाँ स्टोइकियोमेट्री जो होता है उसको मोल बोल सकते हैं इस केस में और ऐसे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में। तो 3 मोल H2 विल गिव 2 मोल ऑफ NH3। ठीक है, 3 मोल ऑफ, तो यहाँ पे 3 मोल से अगर 2 मोल NH3 मिल रहा है तो 1 मोल NH3 से एक मोल H2 से कितना मिलेगा 2/3। ये बात वही है, अगर 20 टॉफ़ी का प्राइस 40 रुपीज़ है तो एक टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 20। मैं पूछूँ 15 टॉफ़ी का प्राइस, तो एक टॉफ़ी के प्राइस में 15 को मल्टीप्लाई करोगे, सेम चीज़ है। 1 मोल H2 से 2/3 मिल रहा है NH3, तो 5 मोल के लिए पूछा था। 5 मोल कैसे आपको पता चला, देखो 10 ग्राम गिवन था तो हमने मोल 10 ग्राम को मोल के लैंग्वेज में चेंज कर लिया। मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 10 ग्राम H2 मतलब वेट 10 था, H2 का मॉलिकुलर वेट 2, तो यहाँ 5 आ गया, तो मतलब 5 मोल के लिए पूछा था, तो 5 मोल H2 के लिए कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये वो इतना मोल ऑफ NH3। अब चाहे इसको वेट भी निकाल लो तो इतना मोल NH3 बना, तो मोल बराबर क्या होता है वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, तो मोल आपको गिवन है, ये वॉल्यूम निकला है इतना। वॉल्यूम पूछा था, जिस लैंग्वेज में बात करेगा आप उस लैंग्वेज में इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट बताएंगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है। एक क्वेश्चन ये भी आप देख लो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, इतना होता है, इसे याद रखो या ना रखो, ये जरूर याद रख लेना। जो कैपिटल M है ना, ये मोलैरिटी है, और मोलैरिटी कभी आपको गिवन है भाई, और उसमें परसेंटेज वेट करके कुछ गिवन है। मोलैरिटी पूछता है परसेंटेज वेट, और D क्या है डेंसिटी, तो हमेशा ये डायरेक्ट फार्मूला होता है जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू D मल्टीप्लाइड बाई जो भी परसेंटेज वेट गिवन है डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, वैसे कहानी तो लंबी है, हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, पर आप यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या याद रखना है, ये सब चीज़ें आप भूल जाओ, बस मैं जो बोल रहा हूँ। रेडियस का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। तो रेडियस का यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है एटम में 0 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये होता है 0.529 इंटू n²/z² एंगस्ट्रॉम में होता है। और ये भी मत याद रखो, ये रेडियस का फॉर्मूला है, वेलोसिटी ये होता है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और ये वाला रिलेशन जो डब्बे में लिखा है इसको याद रख लो, और एनर्जी जो होता है ये याद रखो, बाकी सब काम हो जाएगा। कभी कभी टाइम पीरियड पूछता है तो n³ होता है, और फ्रिक्वेंसी पूछेगा तो जस्ट रिवर्स कर देना। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखने का। बाकी क्वेश्चन के लिए टॉप 100 हमने फिजिकल क्वेश्चन करा दिया है हर चैप्टर का, वो देख सकते हो अभी के लिए। अगर आपके पास पहले टाइम होता तो सुपर 45 क्वेश्चन कराया, हर चैप्टर का 45 क्वेश्चन बेहतरीन, जो पूरे चैप्टर को कवर करता है एक अलग लेवल से, तो वो आप देख सकते थे, लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं है, तो आप टॉप 100 फिजिकल के देखो। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बातें हम करने वाले हैं। देखो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बातें क्या है, जो ये होता है लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्शियन, ब्रैकेट, पीफर्न, हम्फ्री, 1 2 3 4 5। एक बात बताओ, अगर हम लाइमन की बात करें, लाइमन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, यहाँ से सेकंड पे जाएंगे और मान लो यहाँ से इनफाइनाइट पे जाएंगे, तो मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे लगेगा जाने में, जितना दूर चलोगे उतना एनर्जी। तो अगर मैं पूछूँ मैक्सिमम ट्रांजिशन कहाँ पे हो, मतलब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे लगेगा, कौन सा ट्रांजिशन कराने पे, फॉर लाइमन, तो अगर लाइमन की बात करूँ तो इनफाइनाइट से यहाँ से आओ, इनफाइनाइट से 1 पे आओगे तो एनर्जी मैक्सिमम, और एनर्जी जो होता है वेवलेंथ के इनवर्स होता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, तो बाल्मर के लिए बात करेगा तो इनफाइनाइट से, बाल्मर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट से 2 पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रख लेना, और ये रीजन भी याद रख लेना, बाल्मर कहाँ होता है, अल्ट्रा यूवी रीजन पे, पास्शियन विजिबल पे, इंफ्रारेड पे होता है ना, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी एक फार्मूला आ जाता है इसी में,
वन अपॉन रेडबर्ग फार्मूला बोलते हैं, वन अपॉन आर जेड स्क्वायर, आर की वैल्यू फिक्स है, वन अपॉन एन फाइनल, वन अपॉन एन इनिशियल। तो एन ये क्या है, एन इनिशियल, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से नीचे आता है, ट्रांजिशन करेगा। तो एन फाइनल ये है, एन इनिशियल ये है, ठीक है। एक चीज़ याद जरूर रखना, एन इनिशियल हमेशा ज़्यादा होता है एन फाइनल से यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, ऐसा फॉर्मूला पुट करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कन्फ्यूजन जो होता है सवालों में पूछा गया, आपसे पूछेगा फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है पता है? लाइमन ये है, ये फर्स्ट लाइन है, इसका फर्स्ट ट्रांजिशन यही हो सकता है। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड। तो देखो ये फर्स्ट सेकेंड नहीं है, ये ट्रांजिशन फर्स्ट है, सेकेंड यहाँ 3 से 2, तो ये होता है। तो ये आपको आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन यहाँ से लास्ट लाइन इनफाइनाइट से ये होता है, ठीक है। अल्फा लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, बीटा मतलब सेकेंड, गामा मतलब थर्ड। ही कन्फ्यूज करते हैं वो लोग, देख के याद रखना, ठीक है। एक हमारे पास क्वांटम नंबर का सवाल होता है, इस सवाल से मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फाइंड वैल्यू ऑफ एल एम फॉर एन इक्वल टू 1 2 3। तो देखो ध्यान से देखना, एन की वैल्यू आपको क्या होता है, जो आपके पास एन की वैल्यू दे ही रखा है यहाँ पे 1 2 3। एल की वैल्यू होती है 0 to n-1 और एम की वैल्यू होती है -L2 + L। देखो यहाँ पे अगर हम 1 के लिए निकाल रहे हैं तो 0 से 1-1 हो जाएगा, ये L की वैल्यू 0 आ गई, और M की वैल्यू -L2 + L। L 0 है तो ये 0 का 0 ही रहना है, यस ऑर्बिटल। 2 के लिए निकालो तो यहाँ से 0 से 2-1, तो क्या 0 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा 0 1। तो L की दो वैल्यू आई हैं 0 1, M की वैल्यू निकाल लो, 0 के लिए ये हो जाएगा और 1 के लिए -1 से +1, ये बना दिया डब्बे। ऐसे 3 के लिए निकाल लिया तो 3 के लिए क्या आ जाएगा 0 से -1 1 0 1 2, तो m0 ये -1 से +1 और ये इतना, ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग कंडीशन लगा के पूछ सकता है। अब इसी में मैं जे एडवांस जे मेंस और नीट के क्वेश्चंस करा देता हूँ। अगर मैं पूछूं बताओ भाई कंडीशन ये है कि L = -2 लेना है और AS = +½ लेना है, तो ये वाले गिवन कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल? तो L कितना लेना है, -2 लेना है। तो L -2 कहाँ पे दिख रहा है आप देखो, L -2 नहीं, L 2 लेना है। यम हम एक्चुअली L अपन को 2 लेना था, M -2 लेना था। तो देखो यहाँ पे आ रहा है अपने पास Al, यहाँ पे 2 आ रहा है और यम हमें -2 लेना था, तो ये -2 -1 0 1 2, तो -2 लो। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक +½ होगा और एक -½ होगा। तो हमें +½ लेना था, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, केवल 1 हो जाएगा। ऐसे कुछ भी पूछे आपको निकाल लेना है। ये ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑर्बिटल डब्बे को। इसमें 3 ऑर्बिटल है। एक सवाल और लेते हैं, हाउ मेनी सबशेल एंड ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन n = 3। तो देखो n = 3, L बराबर इसमें कितना आ जाएगा 0 से n-1, तो 0 0 1 2 sp_d, ठीक है। ये 0 1 2 हो गया, और यहाँ 0 के लिए देखेंगे तो ये एक डब्बा, 1 के लिए देखेंगे L की वैल्यू 1 है तो माइनस ये आ जाएगा, M की वैल्यू -1 से +1 तक, ठीक है। और 2 के लिए देखेंगे तो -2 से +2 तक। अब बोला है ऑर्बिटल, तो कितने ऑर्बिटल, 1 3 1 4 और 5 4 9 ऑर्बिटल होंगे। सबशेल कितने होंगे, तो ये सबशेल होता है sp_d, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी पूछ ले, बताओ टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कंडीशन देते केवल -½ वाले लेने हैं, तो 18 +½ -½ मिला के हैं, आधा कर लो, 9 इलेक्ट्रॉन वो -½ और 9 जो हो जाएंगे +½ हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये मैंने फॉर्मूला दे दिया, चाहे तो आप देख सकते हो। बाकी रेडियल नोड n-L-1, एंगुलर नोड L और टोटल नोड n-1। चलिए थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि आपको आना चाहिए, वो होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आना चाहिए। ये सारे मैंने पॉसिबल लिख दिए हैं, इंटेंसिव जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और एक्सटेंसिव ये सारे होते हैं एनर्जी के, तो इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद ये आप याद रख लो, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होता है, डाईएटॉमिक के लिए। हाँ देखो, आपको जो वर्क डन का फार्मूला होता है, वर्क डन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। लेकिन अब एक बार नीट एम से में पूछा गया था, इसी वर्क डन फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, क्योंकि हमें पता है प्रेशर जो होता है इन्वर्सली होता है V। ये फार्मूला कब आता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब। तो ये तो जनरल फार्मूला याद ही होना चाहिए। उसके बाद प्रेशर हमारे पास इन्वर्स होता है वॉल्यूम के, तो मतलब यहाँ पे V फाइनल था, तो यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो P इनिशियल हो जाएगा बस।
और अगर मैं बोल दूँ, मान लो आइसोथर्मल तो प्रोसेस था ही, हमको क्यू के टर्म्स में निकालना है फॉर्मूला। आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी ज़ीरो, और डेल्टा टी डायरेक्टली होता है इंटरनल एनर्जी के, तो डेल्टा यू भी ज़ीरो। तो जो ये डेल्टा यू ज़ीरो हो गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो एक क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू, मतलब जो डब्लू फार्मूला था उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा बस। और यहाँ पर भी अगर ये निकालोगे प्रेशर के टर्म्स में तो ये भी प्लस हो जाएगा बस। तो ये इनमें से ही एक फार्मूला पूछा था, मैंने 3-4 बता दिया आपको। उसके बाद मुझे लगता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको आना चाहिए ना। देखो मैंने एकदम क्रीम लेयर लिया है जो मुझे एक्सपेक्टेड लगता है। अब ऐसा नहीं है कि ये भी कि हाँ कोई कमेंट करने आएगा बोलेगा भैया बताओ इसमें 100 नंबर आ जाएगा कि नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ कोई जादू नहीं कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है और आपके 100 नंबर आ जाएंगे। थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए ना। तो लेकिन जिन्होंने साल भर पढ़ाई कर रखा है उनके लिए है कि एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट आना ही आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, जब आपके पास दो स्पीसीज जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपने नेचुरल स्टेट में हो, जैसे हाइड्रोजन गैस ही फॉर्मेट में पाया जाता है, Cl2 गैस ही में पाया जाता है, सॉलिड नहीं होता Cl2, तो वो आपस में कंबाइन करके 1 मोल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे ब्रोमीन लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, हाँ यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो इसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ बोल देंगे फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन गैस है जो कि लिक्विड होता है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी है उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ऑल एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट है वो मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब जो अपने नेचुरल स्टेट में होते हैं जैसे H2 गैस, Cl2 गैस, NO गैस, N2 गैस, I2 सॉलिड, ये सभी जो है ये एलिमेंट्री स्टेट है, नेचुरल स्टेट है। तो यहाँ पे एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होगा इन सभी का अगर अलग से देखोगे सिंगल, वो ज़ीरो होता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया था PYQ का ही क्वेश्चन है, पूछा था बताओ किस में जो है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, है ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डायमंड नहीं होता है, कार्बन कौन सा होता है, ग्रेफाइट होना चाहिए, नेचुरल स्टेट में नहीं है, इसमें तो 2 मोल बन रहा है, ये भी गलत हो गया, ये 8 मोल गलत हो गया, इसमें 1 मोल बन रहा है, ये सारे नेचुरल स्टेट में है। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन, अगर ये गिवन है, एक क्वेश्चन होता है जो बॉन्ड वाला पूछता है, तो हमेशा याद रख लेना यहाँ पे जो एंथैल्पी निकालते हैं रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी गिवन होगा माइनस प्रोडक्ट का कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C कितने गिवन है, 1 गिवन है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, और C सिंगल बॉन्ड C की वैल्यू गिवन है। CH बॉन्ड कितने हैं 6, 6 इंटू ECH, तो 6 और CH कितना हो जाएगा, ये है 414, इसको कर दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड C प्रोडक्ट में कितने की वेन है, एक ही है C डबल बॉन्ड C, तो इसकी वैल्यू भी दे रखी है, ये पुट कर लिया। और है ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं जो बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन सॉरी इसमें कितने 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर लिया, और ये एक ही था तो इसकी पुट करके सॉरी ये 4 थी, ये वाली वैल्यू पुट किया, इसका एक ही था, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये याद रख लेना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो कुछ स्ट्रक्चर जो है होते हैं आपको याद हो, जैसे CrO5 NCERT में गिवन है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ये कितना हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये -1 ये +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो ये -2 हो जाएगा, और ये +1 जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस करते हैं, टोटल कितना जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है। ये ट्राइब्रोमो ऑक्टोक्साइड है NCERT में गिवन स्ट्रक्चर, याद रख लेना, सबका ऑक्सीडेशन नंबर भी याद रखना है, इसका +6 और इसका +4, इसका +6, ये C3O2 है, एटलीस्ट ये आपको आने चाहिए। इसको कैरोज एसिड बोलते हैं, बहुत बार पूछा, H2SO5 है, हाँ। एक मार्शल एसिड होता है H2S2O8, ठीक है। मार्शल एसिड मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख लेना, मैंने फुल लेक्चर में तो पढ़ाया होगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है थायोसल्फेट, और ये है, तो इनका आप देख लो, मैं चाहे ना देखो जरूर चलता है, लेकिन ये NCERT वाले हैं तो ये आपको आना चाहिए। हाँ, अगर कैसे पता चलता है परऑक्सी लिंकेज है या नहीं, इसका तो मैंने पूरा ट्रिक का ही वीडियो दे दिया है। अगर आपको ये दिक्कत होती है स्ट्रक्चर बनाने में, H3PO4 पायरो हाइपो और सल्फ़र का कोई भी, तो आप लेक्चर ट्रिक का देख लो, उसमें पूरा है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है, अगर मान लो सेम एलिमेंट है तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एसडी क्वेश्चन के डायरेक्टली होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जितना ज़्यादा आ जाएगा वो उतना ज़्यादा एसडी होगा। हाँ, ये IIT एडवांस में पूछा गया, इसमें एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन +1 +3 है +5 है, स्टिल +5 वाले का गलत हो जाता है, +1 वाले का सबसे ज़्यादा एसडी बताया जाता है। एक ही क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए।
अगर टाइट्रेशन क्या होता है, एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो ये फार्मूला याद रख लेना, मोल इंटू एन फैक्टर, या इसी को हम नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, या इसी को हम मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम लिखते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यूज कर लेंगे, किसी को भी किसी से रिलेट कर लो क्योंकि आपस में सभी इक्वल हैं। तो ये सारे फार्मूले यहाँ से निकल के आते हैं। अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो भी फार्मूला सेम ही हो जाएगा, बस वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विलिब्रियम में देखो, इक्विलिब्रियम में ये ग्राफ आना चाहिए। कभी आपसे पूछता बताओ कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे सारे ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का सेम हो जा रहा है, प्रोडक्ट के कांस्टेंट भी हो जा रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और अगर मान लो ये वाला ग्राफ है तो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 आता है, ये है तो इक्वल टू 1 आता है, और ये है तो ग्रेटर देन 1 आता है, तो ये पहचान लो। और अगर रेट वर्सेस टाइम बोलता है तो केवल एक ही ग्राफ है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो, कांस्टेंट भी हो, वही इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। और आपको एक केसी का एप्लीकेशन होना चाहिए। कैसे निकलता है केसी, देखो एक रिएक्शन गिवन है, ये जो भी गिवन है इनिशियल मोल लिख लिया करो इसका 2 मोल, नहीं गिवन है इनिशियल मोल तो स्टोइकियोमेट्री को मान लो 0 0, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा। कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम पे मोल कितना हो जाएगा, 2 माइनस अल्फा डिसोसिएट हुए सपोज करो, जैसे लिमिटिंग में था, और यहाँ स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई कर लो, जो डिसोसिएट हुआ वही प्रोडक्ट में बनेगा, स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई। अब अल्फ़ा गिवन था 50%, तो अल्फ़ा को हमने 50% हाफ लिख लिया यहाँ पे, 50 मतलब हाफ, यहाँ पे पुट कर लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, क्या होता है नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं पता था, वी मान लो, ये 1 आया, ये इतना आया। और केसी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, पावर में स्टोइकियोमेट्री लगा लो सबका, और रिएक्टेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन है। और ये सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते हैं, 1 होता है उसका, ठीक है, सॉलिड का जो भी है। तो बस हमने वैल्यू पुट कर दिया और ये अपने पास 1/4 आ गया। देखो केपी कैसे निकालते हैं, केपी निकालने का फिक्स प्रोसीजर है। इनिशियल मोल लिखो, इक्विलिब्रियम पे अल्फा करके जैसे निकाला सब कुछ वैसे, एन टोटल निकाल लो, इक्विलिब्रियम पे ऐड कर लो इनको, ये आया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, गिवन मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। क्यों निकाला, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की ज़रूरत होती है यहाँ पे। जो भी आपके पास ये आया मोल फ्रैक्शन, उसको मल्टीप्लाई कर लो पी टोटल, गिवन होगा क्वेश्चन में, पी टोटल ये आ गया पार्शियल प्रेशर। अब केपी निकालते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट है ना, और स्टोइकियोमेट्री को पावर में पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट से डिवाइड कर दो। अब ये वैल्यू अपने पास, ये रटना नहीं है, ये प्रोसीजर बताया, बाकी कोई क्वेश्चन हो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो हर क्वेश्चन को। आयनिक इक्विलिब्रियम देखते हैं। जो आयनिक इक्विलिब्रियम है उसमें मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, लेकिन वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो KH क्या हो जाएगा, KW/Ka, EH क्या हो जाएगा, KH/C, EH क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इनमें अगर देखा जाए तो ये फार्मूला जरूर आना चाहिए, PH और एक ये वाला, ठीक है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एक ये और एक ये, वीक एसिड वीक बेस है तो ये आना ही चाहिए और ये आना चाहिए, ठीक है। तो पीएच आपको याद होना चाहिए। और बफर का भी फार्मूला एक यहाँ पे कवर किया है, मान लो ये गिवन है, ठीक है। तो आप जो मोल तो गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली गिवन है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करते हो तो मोल आता है, तो ये मोलैरिटी है, वॉल्यूम हमने मोल निकाली है, ये 10 आया 5 आया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास स्टार वाला पॉइंट जैसे लिमिटिंग रीजन में निकालते थे, तो 10 को 1 से डिवाइड करो, 5 को 1 से डिवाइड करो, तो ये 5 जो है वो सबसे पहले ख़त्म होगा, प्रोडक्ट में जाएगा। और ये कितना बचेगा, 10 - 5 × 1 और ये 0, तो ये जो लिमिटिंग था वही तो प्रोडक्ट में गया, ये 5 बना सॉल्ट। तो अगर एसिडिक बफर है तो वीक एसिड होगा, मस्ट बी वीक एसिड देयर, और वीक बेसिक बफर है तो वीक बेस मस्ट बी देयर। तो पीएच एसिडिक बफर के लिए क्या होता है, पीएच इक्वल टू PK लॉग सॉल्ट जो बना ये डिवाइड बाई एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अगर बेसिक बफर होता तो POH बराबर PK भी होता और लॉग सॉल्ट अपॉन बेस हो जाता। तो ये 4.7 गिवन है, लॉग सॉल्ट कितना है, ये 5, कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लिख लो और ऐसे ये लिख लो और आंसर आ जाएगा PH, ठीक है। सॉल्यूशन में जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको टाइप ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन का एग्जाम्पल। ये सारे कंडीशन, ये पॉजिटिव डिवीजन है मतलब डेल्टा V > 0, डेल्टा H > 0, ये तो हमेशा यही होगा, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे हाँ ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ग्रेटर देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारे एग्जाम्पल आपको आने चाहिए भाई, देख के आंसर हो जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। नेगेटिव डेविएशन बोलता है तो ये कंडीशन याद रख लो भाई।
और ये एसिड गिवन होता है हमेशा नेगेटिव डेविएशन, और अगर ये CH2 अल्कोहल दिख गया तो इन जनरल कुछ नहीं याद आ रहा तो पॉजिटिव में कर देना, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये तो वही हो गया। हाँ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब पॉजिटिव डेविएशन जहाँ पे होगा वही होगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जाम्पल जो गिवन हो वो होता है। और इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है तो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या होता है? इन्वर्स होता है। तो ये हमने ये लिख दिया है। हाँ, आई क्या होता है? ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब नॉर्मल ऑब्जर्व मोलर मास, या नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई बिफोर डिसोसिएशन। तो चैप्टर में तो हमने पूरा डिस्कस किया ही है ना, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 होता है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट, यानी क्या होता है, मान लो NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा तो ये एक कितना आयंस है? 2 आयंस, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अल्फा गिवन होगा, निकाल लेंगे जैसे, और ये भाई स्टार लगा लेना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है। तो जब भी आपको फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो जो आई होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और इन्वर्सली होता है क्या? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आई जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की इन्वर्स होता है, मतलब आप आयंस देख लिया करो, बात खत्म। तो यहाँ 2 और 1 3 आयंस है, यहाँ पे 1 3 4 है, और ये यूरिया का 1 होता है, और ये 1 2 है। तो अगर आयंस ज़्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। पूछा क्या था? ऑर्डर पूछा था। तो सी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू सबसे कम, तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका हो जाएगा, फिर ए का हो जाएगा, फिर बी का। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टीबी क्या है? सॉल्यूशन, उसके डायरेक्टली होता है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है? फिर भी डायरेक्टली होता है। तो मतलब आई ज़्यादा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी ज़्यादा। तो यहाँ पे आई देख लो, जिसका ज़्यादा हो जाएगा इसका सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, DCBA। हाँ, कभी आपसे ये पूछ लेगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो आई ज़्यादा तो ReLVP क्या हो जाएगा? ज़्यादा, लेकिन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो ये भी रिलेशन याद रख लेना, आई वेपर प्रेशर के इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो बता ही दिया मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट का भी मैंने बता दिया, ये लिख दिया यहाँ पे। हाँ, ये हेनरी लॉ, अगर कभी सॉल्युबिलिटी पूछता है KH, और ये क्या हो जाएगा? KH जो पूछता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, KH वैल्यू सॉल्युबिलिटी की इन्वर्स होती है। अब जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन मैंने कल अच्छे सही ही किया था पूरा, KH जो होता है सॉल्युबिलिटी की इन्वर्स हो जाता है, लेकिन लिख दिया, ऑप्शन गलत टिक हो गया, इसको लिख दिया भाई। यहाँ पे देखो दो, जो सबसे कम वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 6.5 इंटू 10⁻⁴ है, और एक है अपने पास 7.8 इंटू 10⁻⁴। तो ये दोनों तो कॉमन हो गए, इसको हटाओ। लोवेस्ट कौन है? यही वैल्यू तो लोवेस्ट है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो कल मैंने ये बनाया, 3rd 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाया था, और किसी का कमेंट आया था तो भाई करेक्ट कर लो। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था, बस आपको लोवेस्ट वैल्यू देखना था, है ना, तो आप कर ही सकते थे, ये मैंने कर दिया था। तो बस इतनी बात याद रखो। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में देखो रेट लिखना आना चाहिए। अगर मान लो एक केमिकल रिएक्शन गिवन है, रेट कैसे लिखते हैं? इसको बोलते हैं, हमेशा देखना, -1 अपॉन रिएक्टेंट को -1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री क्या है? A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका लिखो -1 अपॉन B, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? प्लस लिखना, +1 अपॉन C और +1 अपॉन D, और इसका कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ये नेगेटिव साइन बताता है डिसअपीयरेंस, पॉजिटिव अपीयरेंस बताता है। तो अगर मैं बोलूँ केवल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बताओ, A, तो स्टोइकियोमेट्री को इंक्लूड नहीं करती, ये ओवरऑल रेट लिखते हो तब इंक्लूड करते हो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अगर B बोलूँ तो स्टोइकियोमेट्री को नहीं लिखना, बस ये वाले पार्ट को लिख देना। ऐसे रेट ऑफ अपीयरेंस बोलूँ तो इसको लिख देना, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यहाँ पे फॉर्मूला आता है, ये ज़ीरो ऑर्डर है, मैं लिख देता हूँ, ज़ीरो नहीं लिखा है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो जो ज़ीरो ऑर्डर के लिए आएगा ना, वो AT A0 माइनस KT। AT क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T, A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, K है रेट कॉन्स्टेंट, और T क्या है? टाइम। इसका ग्राफ ऐसे आता है, नेगेटिव स्लोप है ना, तो स्लोप इतना आ जाएगा। हाफ लाइफ ये आता है, ये सब कुछ मत याद रखो, ज़ीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ ये आता है, ग्राफ ये हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो याद रखो, आपको ये याद रख लेना, फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर का, चाहे ये याद रख लो चाहे ये दोनों एक ही है ना। मेन फॉर्मूला ये, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एट अ टाइम T, ग्राफ ये होता है।
और ये भी है फार्मूला इसी का फॉर्म, बस वो एलन लॉग के टर्म्स में, और थोड़ा मॉडिफिकेशन है इसका। ट्रिक ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर में लगाना। 75% पूछता है तो 2 × 50 कर देना। 50 मतलब टी हाफ, एक गिवन होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कोई फार्मूला नहीं। 90% पूछता है तो 3.3 × टी हाफ। ऐसे जो भी पूछता है आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके लगा सकते हो, ये जनरल फार्मूला दे दीजिए, तो इससे पूरा का पूरा टाइम बच जाता है। 5 मिनट का क्वेश्चन सेकेंड में सॉल्व होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या याद रखना, नस्ट इक्वेशन। मान लो ये नस्ट इक्वेशन है, ये तब लगाते हैं जब आपके पास स्टैंड, अच्छा ये नस्ट इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे मैंने ये एट इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लिख दिया है। एक सेकेंड, देखो कौन सा याद रखना है, SRP निकालना आना चाहिए, EMF निकालना आना चाहिए। EMF क्या होता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, जो रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन का रिवर्स होता है। मान लो ये वैल्यू गिवन है 0.2, तो ये -0.2 कर देना, रिवर्स कर देना। जिसका SRP ज़्यादा वो कैथोड, जिसका कम वो एनोड। जैसे ये दोनों रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी ये गिवन है, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये, तो ये कैथोड और ये एनोड। डायरेक्टली फार्मूला पुट करके EMF निकाल लेना, E0। मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन ये होता है और कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, 1 मोलर नहीं है, तो ये फार्मूला लगाते हैं। इसका मॉडिफिकेशन क्या है, अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो आप इसको याद रख लो, ये आसान हो जाता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड का तो लेना नहीं है, रिएक्टेंट का, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो ई सेल होता है, ई सेल, ये 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला भी याद रख लेना, डायरेक्ट आपको पूछता है। ई नॉट सेल, EN क्या होता है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या गेन हुए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली होता है नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP। ऐसे बोलो SRP वैल्यू ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट कम, ठीक है, सिंपल। जैसे ये ABC गिवन है, यहाँ पे पूछूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ, तो SRP देख लो किसका ज़्यादा है, SRP B का ज़्यादा है ना, ये नेगेटिव वैल्यू है, BAC, रिड्यूसिंग जस्ट रिवर्स कर दो। और हाँ, मोलर कंडक्टिविटी K × 1000 इतना होता है, ठीक है, ये यूनिट भी लिख दिया है यहाँ पे। बाकी अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है अगर आपको आए। वैसे मुझे 12th तक नहीं आती थी, बिल्कुल ज़ीरो था, पर इसका एक रीज़न था, क्योंकि ये कनेक्टिविटी से पढ़ने के बाद ही आती है। अगर आप कनेक्टिविटी से नहीं पढ़े हो तो आपको नहीं आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट गेम ऑफ कनेक्टिविटी। और अगर आपको डर लगता है ऑर्गेनिक से ना, एक बार मेरे लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देखना, पहला लेक्चर आपको समझ आएगा क्या होता है कनेक्टिविटी और कैसे पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना। अभी तो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता सकता, ठीक है। और जो लोग नए आए हैं उनके लिए है भाई, हाँ, पुराने लोग तो उब गए होंगे बात सुन के, जल्दी से आप नए लोग सुन लो। जो नीट 2025 का पेपर था, हमने विदिन 2 मंथ जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन 99% वही कॉन्सेप्ट पैटर्न फॉर्मेट पे आया था। ये रेफरेंस है, मैंने दिया है, आप देख लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। और नीट 2026 के लिए तो हमने 5 स्टेप स्टडी कर रखा है, ये तो बस नॉर्मली हम रिविज़न कर रहे हैं। 5 स्टेप स्टडी क्या, पहला स्टेप था हर चैप्टर का क्लासिक 1 शॉट, एक ऐसा 1 शॉट जिसे करने के बाद आपको दूसरा कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े, लगभग परफेक्ट की तरह। क्योंकि आप कुछ चैप्टर पढ़ लेते तो क्वेश्चन नहीं बनते, तो मैंने इसमें हर एक्सेप्शन, हर वैरायटी प्रॉब्लम और एक यूनिक अप्रोच से एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे सारे चैप्टर के क्लासिक 1 शॉट हैं, आप देख सकते हो। खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर वैरायटी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने पूरा कोशिश किया लेने के क्वेश्चन, मतलब NCERT, ट्रिक, एक्सेप्शन, सब कुछ कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से। तो ऐसे सारे चैप्टर के थे। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप, सुपर 45 क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन सीरीज जो 45 क्वेश्चन के थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर दे, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लैरिफाई कर दे। 45 मतलब पूरा चैप्टर कवर करते हैं, सारे थियरी कवर करते हैं, सारे ट्रिक, NCERT, एक्सेप्शन सब। तो मेरा कोशिश यही था कि 45 क्वेश्चन जो ये किया है भाई, क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा ही नहीं। 90% क्वेश्चन तो इधर से ही हो जाएंगे, बाकी जो बचे कुछ हैं वो गेस पेपर और जो अभी चल रहा है उससे हो जाएंगे, ठीक है। ये हर चैप्टर का कराया। थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो लास्ट ईयर कराया था वो करना था। फोर्थ स्टेप था संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि बॉबी सर ने कंडक्ट कराया। हमने 200 रुपीज़ लिया था, मेंटरशिप है ना, स्टूडेंट के कहने पे 500 ज़्यादा लोग जुड़े और 160 प्लस नॉर्मली सबके आ रहे थे। 180 1-2 हमेशा होते थे। मजे की बात 50% क्वेश्चन जेई का होता था, तो उसमें भी अच्छे से हुआ। उसके बाद लास्ट स्टेप था गेस पेपर, 10 गेस पेपर, एक बेहतरीन गेस पेपर।
एक ऐसा गेस पेपर जो कि एकदम सेलेक्टिव हाई क्वालिटी क्वेश्चन को कंटेन करता है, जिससे बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपकी हर चैप्टर की रिवाइज हो जाती है, एक्सेप्शन रिलेटेड जो भी है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा था। उसके बाद हमने विद इन 10 आवर पूरी केमिस्ट्री करा दी, कोर कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का। और अभी तो लास्ट में हमने एकदम क्रीम लेयर ये पैटर्न ला दी, ये क्रीम लेयर है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है एकदम आपको एटलीस्ट डी यू निकालना आना चाहिए, है ना। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक डी यू, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2, और रिंग है तो 1 होता है। जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो इसका एक ट्रिपल बॉन्ड है तो टोटल 3, एक रिंग है 3 डबल बॉन्ड है, टोटल 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3D स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ फेस जितने होते हैं -1 कर लो, वही होता है डी यू। तो 6 फेस होते हैं क्यूब पे, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। IUPAC के रूल में पूरा नहीं बताऊंगा, आपको ये याद होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये याद रख लो बस। बाकी हम अब वो डिटेल में नहीं जाएंगे, वो टाइम नहीं है। आइसोमेरिज्म में देखो इसमें चेन आइसोमर क्या होता है, जब मेन चेन क्या हो डिफरेंट, पेरेंट चेन मतलब जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ये डिफरेंट तो है, लेकिन भाई ये आइसोमेरिज्म ही नहीं है। आइसोमेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। और दूसरी बात, ये चेन आइसोमर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। पोजीशन आइसोमर क्या होता है, जिसमें पोजीशन डिफरेंट, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका पोजीशन डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट पोजीशन पे हो। ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, तो ये पोजीशन आइसोमर। कन्फ्यूजन होता है पोजीशन आइसोमर में, वो आप पूरा वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया है कैसे चेन आइसोमर को पहचानते हैं। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, बेसिकली sp2 कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए sp3 से, तो वहाँ पे होता है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ये sp2 इसके बगल sp3 से जुड़े हाइड्रोजन होना चाहिए टॉटोमेरिज्म के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो कोई H नहीं है ना, इस कार्बन से कोई जुड़ा H नहीं है, तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ये वाला करेगा। देखो ब्रिज पे नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे H है और एक भी H है तो करेगा। एक्सेप्शन क्या है, स्पेशल केस है। देखो ऑक्सीजन से हमेशा नंबरिंग करना 1 2 3 4 5, तो 3 4 पे डबल बॉन्ड है और 5 पे sp3 है, तो सेम 3 4 पे डबल बॉन्ड 5 पे sp3 तो भी टॉटोमेरिज्म करता है, ये करेगा। हाँ, इसके बगल अल्फा H है, इधर से नहीं करेगा, ये H को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ब्रिज पे है, ठीक है। तो ये रूल याद रखना। जैसे एक और बना दूँ, मान लो ऐसे बना दूँ तो ये करेगा। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 पे देखो अल्फा H है, 3 4 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। तो देखो ज्योमेट्रिकल एल्किन में कैसे होता है पता है ना, A शुड नॉट इक्वल टू बी, C शुड नॉट इक्वल टू बी, कंडीशन फॉर GI है। और क्यूमिलिन सिस्टम में इवन क्यूमिलिन, जैसे लगातार डबल बॉन्ड आता है उसको क्यूमिलिन बोलते हैं। इवन डबल बॉन्ड है तो कभी GI नहीं शो करता। ऑड है करेगा शो अगर ये A है, B नॉट इक्वल टू C, C D नॉट इक्वल टू D, है ना, प्रीवियस रूट, तो ये करेगा। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, 2 टू द पावर n। n क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंट्रल है, कितने जो GI डबल बॉन्ड कर रहा है। और अगर इफ मॉलिक्यूल इज असिमेट्रिकल, जैसे मान लो यहाँ पे इसको एक ज्योमेट्रिकल सेंटर लेंगे, ठीक है। और जैसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वहाँ पे क्या करते हैं, टोटल GI जो होता है 2 टू द पावर n-1 और 2 प्लस 2 टू द पावर p-1। अगर ये n इवन है तो p इक्वल टू n/2, अगर ये n ऑड है तो p इक्वल टू क्या होता है n+1/2। जैसे एग्जांपल देखो, ये सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, बीच से कट करो, ये ऐसे देख सकते हो, तो लेफ्ट अलग है राइट अलग है तो अनसिमेट्रिकल है। और ये GI कर रहा है डबल बॉन्ड, हाँ ये लगाओ, ये भी कर रहा है, तो 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं और अनसिमेट्रिकल है तो 2 टू द पावर n 4 हो जाएगा। ये सिमेट्री है, देखो इसमें सिमेट्री है। और ये GI शो कर रहा है, हाँ ये भी 2 है लेकिन इवन है। इवन केस में p इक्वल टू n/2, तो हम यहाँ सिमेट्रिकल के केस में ये वाला फार्मूला लगा के आंसर 3 निकाल लेंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक कैसे करते हैं, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर POS है या COS है, दोनों में से कोई एक है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, दोनों एब्सेंट होंगे तो ही ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ऐसा कट करो दोनों मिरर इमेज हो, तो ये वेज पे डैश पे है, ये वेज पे है, मिरर इमेज नहीं है ना, मतलब अपने आप को देखोगे आप मिरर में तो आँख के सामने आँख, नाक के सामने नाक दिखेगा ना। और सेंटर ऑफ सिमेट्री
किसी सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में चलो, सेम एटम ग्रुप आने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इस यहाँ से चले, ये मिथाइल है, इधर गए मिथाइल। अच्छा, एक डैश एक वेज पे है तो वहाँ पे सी वेस होता है, पी वेस तो नहीं होता है, ठीक है। तो सी वेस है तो इसलिए ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें देखो ऐसे कट कर दो, पी वेस है, ये सेम साइड से है ना, डैश डैश पे, तो बिल्कुल मिरर इमेज है, तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये देखो इसको ऐसे कट करो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल, प्लेन ऑफ सिमेट्री सी वेस नहीं है, पी वेस नहीं है। अरे भाई, अच्छा हाँ, पी वेस नहीं है क्योंकि ओ एच के नीचे ओ एच आना चाहिए ना, एच है, तो सी वेस इस वाले स्ट्रक्चर में सी वेस नहीं होता है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना, क्योंकि यहाँ पे पी वेस है, ओ एच के नीचे ओ एच के नीचे एच और इसके नीचे। कैलकुलेशन देख लो, अगर सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का इसमें सेम केस है, मान लो इसमें भी अनसिमेट्रिकल का, ये सिमेट्रिकल है तो ये आएगा, देख लो सब, टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अगर सिमेट्रिकल है तो ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 n। n क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर है ना, कायरल सेंटर। ऑप्टिकल इनएक्टिव इतने होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव इतने होते हैं, फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। ये ऑड हो तो ये लगाना, ये सारे ऑड का ही केस है, इवन हो तो ये हो जाते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अनसिमेट्रिकल में केवल एक ही फॉर्मूला होता है, 2 n, ठीक है। तो ये आप लगा लेना, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो। बाकी कन्फॉर्मर में मैं आपको कहूँगा, इसको फुल्ली एक्लिप्स बोलते हैं क्योंकि CH3 के नीचे CH3, H के सेम एटम के नीचे सेम एटम के पीछे सेम एटम आ रहे हैं, तो फुल्ली एक्लिप्स। इसको 60 रोटेट कर दोगे, इसको गॉच बोलते हैं। ये बल्कि ग्रुप होते हैं 60 पे, इसको फिर रोटेट करो 60 पे तो ये हो जाता है पार्शियली एक्लिप्स, क्योंकि एक ही एच के पीछे एच आ रहा है, यहाँ पे अपोजिट ग्रुप हो जा रहा है, और ये एंटी है, इसको फिर रोटेट कर दो 60 तो ये एंटी। तो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ये होता है, रट लो, देख लो, पहचान लो, इसको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी GOC देखते हैं फटाफट। GOC आपको कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो आप एक बार मेरा लेक्चर ज़रूर देखना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये याद रख लो, बेसिक स्ट्रेंथ पूछता है एक्वस फेज में, तो 213 अगर आर मिथाइल है, जैसे यहाँ पे आर मिथाइल ग्रुप है तो 213 एक्वस फेज में, ध्यान देना। और 231 हो जाता है जब आर इथाइल हो, जैसे ये वाला, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं? पहला सीक्वेंस में रूल लगाना, पहला अनचार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज, जैसे देखो ये अनचार्ज है, चार्ज है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। दूसरा रूल कहता है, पहला रूल फेल होने पे दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें एक, ये, और ऑक्टेट रूल भी इधर लगाते हैं। तीसरा रूल कहता है, मान लो दोनों ऊपर के फेल हो गए, तीसरा कहना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पसंद करता है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को। तो देखो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कौन स्टेबल हो जाएगा? बी वाला। सेम चार्ज दूर दूर होना चाहेंगे, अपोजिट चार्ज पास पास, तो ये अपोजिट चार्ज है तो पास पास होंगे तो ज़्यादा स्टेबल। एरोमेटिसिटी का ट्रिक 4 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करो, 4 से डिवाइड हो गया, एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ, एरोमेटिक, एक भी sp3 दिख गया, नॉन एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर पे 2, डबल बॉन्ड पे 2, ठीक है। और लोन पेयर वही लेना जो रेजोनेंस में जाए, जैसे देखो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 4, डिवाइड नहीं हुआ एरोमेटिक, 2 डिवाइड बाई 4 डिवाइड नहीं हुआ कम्प्लीटली एरोमेटिक, 4 डिवाइड बाई 4 एंटी एरोमेटिक, sp3 दिख गया नॉन एरोमेटिक। एक्सेप्शन ये है, नॉन प्लेनर होता है, ये भी नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो 2 और 2 डबल बॉन्ड है, टोटल 4 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। सॉल्वेंट के बारे में देख लेते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है सब तो पता है, देखो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, ए प्रोटीक कौन होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, ये सारे ए प्रोटीक, एग्जाम्पल याद रखो। और प्रोटीक कौन होते हैं? जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, H2 निकिल या PD कुछ भी आ जाए तो ये हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है? अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड को क्या करता है? तोड़ के रिड्यूस कर देता है। अगर केवल मान लो डबल बॉन्ड होता तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। रेट स्टेरिक इन्वर्स होता है, क्योंकि ये sp है, ये sp2 है, तो ये लीनियर होता है, ये ऐसे होता है, तो यहाँ पे स्टेरिक कम, इसलिए इसको रिड्यूस करता है। तो अगर मान लो डबल ट्रिपल है तो ट्रिपल को तोड़ेगा। नेक्स्ट है वुडी रिएक्शन, ठीक है। और सिंपल अगर डबल है तो बता ही दिया। वुडी रिएक्शन क्या है? हैलोजन जो होता है और यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर होता है। क्या होता है? सोडियम ड्राई ईथर। तो वुडी रिएक्शन में होता है क्या है? इसको तोड़ा, रेडिकल से रेडिकल ये बना, लेकिन आप यहाँ पे गलत धोखा खा जाओगे। ये एंटी एरोमेटिक है, अनस्टेबल है, इसलिए ये जो बनता है इसके सामने सेम इसके जैसा आता है और ये टूट मतलब जुड़ जाता है।
ठीक है यहाँ पे। और ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कभी रेट पूछता है ना, तो जो COH हो उसको निकालो और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लो, जो ज़्यादा स्टेबल NO2 -I- M लगा रहा है उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। NaOH गिवन हो तो COH को गायब करके H लगाओ, रेड फॉस्फोरस गिवन हो तो COH को गायब करो, बस कार्बन को रहने दो। और क्लोरीनेशन होता है, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन हो, ये दोनों सेम टाइप के हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये 1 डिग्री अलग है, इसका सराउंडिंग अलग है, इन दोनों का सराउंडिंग सेम है, तो ये एक ही कैटेगरी में है, ये अलग है। जितने डिफरेंट हाइड्रोजन है उतने जगह Cl को लगा लेंगे। मेजर माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे प्राइमरी हाइड्रोजन को 1 से, सेकेंडरी को इतने से, टर्शरी को इतने से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू ज़्यादा होगा वही मेजर होगा। सेकेंडरी की वैल्यू इतना आ रहा है, 2 हाइड्रोजन है सेकेंडरी, देखो यहाँ पे, और 3.8 से मल्टीप्लाई करो तो यही मेजर हो जाएगा। और ब्रोमिनेशन में हमेशा 3 डिग्री। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बड़ा फेमस रिएक्शन है, अगर अल्काइन हो H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, लिल्डार कैटलिस्ट बोलते हैं, या ये भी लिखा है, तो हमेशा इसको तोड़ के सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। और आपके पास मान लो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हो तो इसको तोड़ेगा ट्रांस एल्कीन, बस इतना याद रखो। बाकी ये H2 निकल है तो इसको, अगर ये H2 निकल लिखा है ट्रिपल बॉन्ड तो सारे ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के ये बना देगा, ठीक है। लिल्डार कैटलिस्ट सिस एल्कीन बनाएगा। HCl H2O2 ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं, मतलब जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वहाँ पे Cl जुड़ेगा यहाँ पे। लेकिन ये H2O2 गिवन है, HBr H2O2, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा। एडिशन ऑफ वाटर हो ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पे OH जोड़ दो फटाक से, ठीक है, यहाँ पे OH जोड़ दो, मार्कोनिकॉफ रूल। ओजोन, ये सारे जिंक हो तो रिडक्टिव और जिंक नहीं हो तो ऑक्सीडेटिव, ये सारे ऑक्सीडेटिव करते हैं। फ़र्क कितना होता है, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेटिव में। मान लो एल्कीन है और ओजोनोलिसिस हो रहा है, इसको तोड़ के ऑक्सीजन लगा दो। अब अगर ये वाला रिएजेंट गिवन है इनमें से कोई, तो जो एल्डिहाइड बनता है उसको एसिड कन्वर्ट कर देना बस। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में क्या है भाई, SN1 के बारे में 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ऑर्डर 1 होता है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन, ये लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली होता है, रेस्माइजेशन होता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, रिटेंशन होता है, रेस्माइजेशन है, मेजर रिटेंशन होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, ग्राफ ऐसे दिखता है, याद रखो। SN2 में सिंगल स्टेप है, रेट स्टेरिक इन्वर्स होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, इन्वर्जन होता है, ग्राफ ऐसा दिखता है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो SN2 रिएक्शन कराते हैं, जो आपको याद होने चाहिए, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, KNO2 यहाँ पे O अटैच हो रहा है, ON2, KCN AgNO2 ये वाला पूछा है, Cl को हटा के NO2 लगता है, AgCN है यहाँ पे तो NC लगता है, N लगता है, ध्यान देना ये कौन से ग्रुप अटैच हो रहा है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में लूकस टेस्ट, 1 डिग्री अल्कोहल को लूकस रिएजेंट ये होता है, रिएक्शन कराओगे तो नो वाइट PPT, 2 डिग्री अल्कोहल को लूकस रिएजेंट से कराओगे तो वाइट PPT इन 5 से 10 मिनट में आएगा, और 3 डिग्री को कराओगे तो इंस्टेंट आएगा, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत लूकस टेस्ट देता है, 1 डिग्री नहीं देता। विक्ट RBC याद रख लो, 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर, 2 डिग्री ब्लू कलर और 3 डिग्री कलरलेस। अल्डिहाइड कीटोन, देखो इसमें रेट पूछता है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो जितने स्मॉल ग्रुप होंगे उतना रेट फास्ट होगा, है ना। इसमें अगर देखोगे तो ये ऑर्डर याद रख लो, B जितना -I ग्रुप होगा उतना ज़्यादा रेट होगा। अमाइन क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो होता क्या है यहाँ पे, जो इसका Cl इसका H निकलता है 1 डिग्री अमाइन का, ये बनता है, ये सॉल्यूबल हो जाता है अल्कली में, 2 डिग्री नहीं होता और 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं देता, तो कभी आए तो 1 डिग्री देख लेना, जो होता है अमाइन वही देता है हिंसबर्ग टेस्ट। और ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप देख लो, Br2 गिवन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ऑर्थो पे जो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा तो ब्लॉक्ड है तो ऑर्थो पे जोड़ दिया, SnCl2 NO2 के NH2 में चेंज कर दिया, NaNO2 इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट किया, H3PO2 इसको हटाएगा, KMnO4 इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ये बन गया। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल, फटाफट देखो, जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का ये, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये वाला क्या है, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, भले ही फार्मूला के जैसा दिख रहा है, लेकिन ये फार्मूला दिख रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, नहीं दिख रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, इसको रैमनोज बोलते हैं। मोनोसेक्राइड ये होते हैं, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल याद रखो, रिड्यूसिंग कौन कौन से होते हैं, जो इसने ये वाले रिड्यूसिंग होंगे और ये नॉन रिड्यूसिंग, याद रखना। पॉलीसेक्राइड, ये स्टार्च सेलुलोज, ये NCERT में गिवन है, सारे एग्जाम आपको ये पॉइंट आने चाहिए। बस मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक इतना ही था, चलो इनऑर्गेनिक पे। और नेक्स्ट है
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले लेते हैं। देखो आपको एक चीज़ को याद रखना है, ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होते हैं, है ना, जो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं। आप वो फ्लेक्सीडेंटेड याद रखो या ना रखो, लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड जो है, ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लो, इसको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछे बताओ कितने मोल AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे जब AgNO3 से रिएक्शन होगा। जितना ये क्लोरीन बाहर होता है उतने ही मोल प्रेसिपिटेट होते हैं, और ये आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी, जैसे 3 और 1 4, तो ब्रेक करके देखना उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी। पूछेगा AgNO3 से रिएक्शन के बाद कितने प्रेसिपिटेट होंगे, AgCl जितना बाहर होगा उतने। ठीक है। और हाँ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का ऑर्डर आपको ज़रूर आना चाहिए। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है, ये लाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CFC के डायरेक्टली होता है, और लैम्डा की इन्वर्सली एनर्जी के डायरेक्टली। ये एक्सेप्शन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करते हैं, ये CO वाटर के साथ और ये अमोनिया के साथ। 4D 5D जो होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। CFSC निकालने का ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ये तरीका होता है, -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, EG में। टेट्राहेड्रल होगा जस्ट उल्टा कर देते हैं, ये 3 ऊपर आ जाएगा और इसका नाम हो जाता है T2 और इसका हो जाता है E इधर, और इसको भी चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज ऐड करना, पॉजिटिव चार्ज माइनस करना, मोनोवैलेंट एटम। ये 2 आया SP है ना, ये सब पता है आपको, ये आप देख लो ज्योमेट्री शेप के बारे में। बाकी इसका तो वीडियो मैंने बहुत ही बेहतरीन बनाया है, ट्रिक का वीडियो, जो क्वेश्चन ही गलत नहीं करेगा कभी। हाँ, P पाई D पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना ट्रिक है। ये SP है तो जितने पाई बॉन्ड होंगे सारे P पाई, जैसे यहाँ पे SP है 2 पाई बॉन्ड है, दोनों P पाई। SP2 है तो पहला वाला पाई बॉन्ड P पाई, बाकी रिमेनिंग P पाई D पाई होगा। अगर SP3 है तो सारे P पाई D पाई होंगे, पाई बॉन्ड। MOT का ट्रिक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 14 है तो ये सबसे स्टार वाला पॉइंट, सबसे 5 स्टार, बॉन्ड ऑर्डर 3, अगर इसके ऊपर जाते हो तो 0.5 घटाते जाओ, नीचे आते हो तो भी 0.5 घटाते जाओ। 10 to 20 इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। अगर मान लो 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रॉन इवन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, ऑड है तो 0.5, और 4-8 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होता है, ये सब चीज़ें पता है। डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक, नॉन डेसिमल डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शन 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। D ब्लॉक में एक ऐसे ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं, इनकम्प्लीट D सबसेट। देखिए इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते क्योंकि ये कंप्लीट इनका शेल है ना, 3D10 होता है। ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर है, ये साइज 3D 4D 5 नहीं, ये होता है। केवल स्कैंडियम के केस में ये वाले इसमें इंक्रीज करता है, बाकी सब में ये इक्वल होता है क्योंकि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। P ब्लॉक में देखो जो ग्रुप 13, 14, 15 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ऑर्डर आप याद रख लो इनका। SD की स्ट्रेंथ, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा एसिडिक होगा, एम्फोटेरिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेटेड से ज़्यादा है तो SS, या सल्फ़र है तो सल्फ़र का कंपाउंड है SS, फॉस्फोरस है तो इतना, सल्फ़र का मैक्सिमम +6 होता है और फॉस्फोरस का +5। और अगर ये आया तो SOS, POP, और कैलकुलेटेड अगर ज़्यादा आता है तो परऑक्सी लिंकेज होता है। ये है पीरियोडिक टेबल, ये तो मैंने बहुत बार करा दिया है। इनर्ट गैस का पूरी किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में इनर्ट गैस का जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो जाता है। स्टिल अगर इनर्ट गैस है ना तो उसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये इसमें एक्सेप्शन है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जस्ट चेंज हो जाता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण। ये 3D का है, ये तो अभी बता दिया। हाँ, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है तो साइज जो होता है एटॉमिक नंबर की इन्वर्स होता है। जैसे 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्लोरीन का 17 होता है, इसका कितना एटॉमिक नंबर 8, तो साइज इसका बड़ा हो जाएगा। बस ये रहा पूरी केमिस्ट्री। तो हमने जो इम्पोर्टेंट लगा वो बताया, है ना। और भाई जो लोग इनमें तो जो 0 पे होंगे, कुछ नहीं पढ़ोगे, उन्हें लगता है चलो लास्ट टाइम पढ़ के, है ना, नीट क्रैक करते हैं, तो कोई एग्ज़ाम में अगर तुक्के में हो भी गया तो आगे जाके आप फेल कर जाओगे। तो इसलिए अच्छे से ही पढ़ो और शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। ये क्विक रिवीजन था, फाइनल टेस्ट। बाकी मिलते हैं दोस्तों
जैसा भी एग्ज़ाम हो आप ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। बाकी आप टेंशन मत लो, ट्रस्ट इन गॉड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।